सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, जहां पर हम लोग जो रीजनिंग कंपाइलेशन वीडियो है उसका पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जितने भी टॉपिक जो आपके जिनसे सवाल पूछे गए हैं विगत सालों में, ठीक है, आपके झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट एग्जाम्स में, उन सारे चैप्टर्स को हम एक जगह लेकर आए हैं। कुछ जो भी उसके कंसेप्ट है उसको आपके साथ डील कर रहे हैं और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम इस क्लास को देखते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज काउंटिंग फिगर्स, ठीक है। इसे पूछा गया है जनरली काउंटिंग फिगर्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स के भी आते हैं। जनरली जो पूछा जाता है दैट इज ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसमें बेसिक कुछ फार्मूलाज हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। पैटर्न है तो यहाँ ये पैटर्न है तो हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक, दो, तीन और उसके बाद इसमें आपको सरलता से काउंट करना पड़ता है। आपने ये एक सर्किल एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया। फिर आपने ये ले लिया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। और अंत में ये हो गया 6 हो गया। टोटल यहाँ पर 6 बनेंगे। तो इसमें कैसे होता है, देखिए, हर एक खाने को गिनते जाइए, हर एक ट्रायंगल को 2, 3, 4 और एक हो गया आपका सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। तो 5 ट्रायंगल तो आपका ऐसे ही हो गए। अब उसके बाद ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इस ट्रायंगल को हमने ले लिया है, ये वाला ट्रायंगल अब आ जाएगा एक, जिसमें 1 और 2 शामिल मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा, एक हो गया, ठीक। फिर है आपका 2 और 3 मिलकर ट्रायंगल एक बनेगा, ठीक है, तो फिर एक हो जाएगा। फिर आपका 3 और 4 मिलकर एक ट्रायंगल बनेगा, एक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ये भी ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये मिलकर भी एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक। फिर आपका 2 3 4, ये मिलकर भी आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने आपके पास ट्रायंगल हो गए, 5 3 8 3 11। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 11। तो इस तरह से आपको ट्रायंगल को काउंट करना है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि उतने आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं पूछने जाने वाले, ठीक। हम लोग स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर में 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला केस कहता है कि जब रो और कॉलम बराबर होते हैं, ठीक। रो का मतलब होता है क्या, वर्टिकल रोज, ठीक है, ये आपका रो हो गया। कॉलम का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल। जब इन दोनों की संख्या बराबर है उस केस में क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके 3 रोज और 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे भी हमने 2 3 कर लिया। उसके बाद क्योंकि इसमें रोज और कॉलम बराबर है, ठीक है, तो जितने आपके रोज होंगे उतने कॉलम भी होंगे, तो इनको काउंट कर लीजिए। किसी एक को ही काउंट करना है, दोनों को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और सबका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दैट विल बी आंसर। यानी एक स्क्वायर 1 4 5 9, यानी कितने हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। सॉरी, यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक का 1 से मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसका एडिशन हो जाएगा। तो वही चीज आपको, यही कंसेप्ट आपको जब तब देखने को मिलता है जब रोज और कॉलम बराबर नहीं होते हैं स्क्वायर के सेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोज कितने आपको नजर आ रहे हैं, 4, लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम सिर्फ 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग रोज को नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है, और कॉलम की भी नंबरिंग कर लेंगे और फिर प्रत्येक को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 को 2 से हमने करा, फिर 2 को 3 से करा, फिर 3 को 4 से करा, ठीक है। और उसके बाद इनका एडिशन हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 12 6 12 6 18 3, टोटल हो जाएगा 21 स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए रेक्टेंगल में। जिस तरह से हमारा स्क्वायर में 2 केस बना था, एक रोज और कॉलम बराबर होने का और रोज और कॉलम बराबर नहीं होने का, इन द सेम वे रेक्टेंगल में भी वही सीन बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान में रखना है कि मतलब इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे रेक्टेंगल और कॉलम में जब ये होगा बराबर है तो उसको तो हम काउंट तो करना ही है, उसको नंबरिंग तो करना ही है। उसके बाद उसमें क्या करना है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे
रोज को भी पहले, ठीक, उसको ऐड करके लिख लेंगे, फिर उसके बाद कॉलम को ऐड करेंगे, उसका सम लिख लेंगे और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दैट विल बी आवर आंसर। स्क्वायर में क्या करते थे, स्क्वायर में हम लोग या तो सिर्फ रोज को काउंट करके स्क्वायर करते थे और या तो कॉलम को करते थे। असल में दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही होता था, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम ऐड करते हैं, उसके बाद दोनों को फिर इंटू करते हैं, ठीक है। और जब आर नॉट इक्वल टू सी, उस सेंस में क्या होगा, कि उसमें भी हम लोग पहले तो काउंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग इंटू करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हमने इसको जोड़ लिया, आप दोनों का अलग अलग जोड़ लीजिए, ठीक। 1 2 3 3 6 4 10, 1 2 3 3 6, टोटल हो जाएंगे 7, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल में आपको पहले बस इतना ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल में आपको जो भी रोज है, जो भी कॉलम है, ठीक है, उनको अलग अलग जोड़ना है, फिर उनको आपस में गुना करना है, ठीक। चाहे रोज आपका बराबर रहे कॉलम के साथ या ना रहे, दोनों में एक ही तरह का आपका सीन बनेगा, ठीक है। स्क्वायर में ध्यान रखना है कि हमें स्क्वायर करते हुए ऐड करते जाना है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर। इसमें क्या होता है कि आपको एक पैटर्न दिया हो रहता है, ठीक है। इसमें आपको एक फिगर दे देगा, उसमें एक जगह आपका ब्लैंक स्पेस रहेगा, ऑप्शन स्पेस आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न उसमें उस फिगर को कंप्लीट कर पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन 1 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में देखिए ये वाला, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ये वाला को देखिए, तो ये वाला कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ये वाला तो चलिए सब में पाऊंगा, फिर ये वाला पूरी कुछ ऐसा होना चाहिए, ये लाइन, तो ये भी चलिए सब में पाऊंगा। फिर हमें देखना है एस, इस साइड में आप देखिए एस आपका उल्टा लिखा हुआ है, ठीक। इस साइड में आपका एस सीधा लिखा हुआ है, ठीक। आप सीधा एस सोचिए, एक तो इसमें है, एक आपका इसमें है, तब ये दोनों होगा, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए अब इन दोनों में हम लोग देखते हैं। ट्रायंगल तो बीच में है ही। अब इसका खेला है, इस नीचे में जो सर्किल है, तो नीचे वाला सर्किल कहाँ आएगा, कुछ यहाँ कुछ आएगा, तो ये कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा बी होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन 3 को यहाँ देखते हैं, ठीक है। 3 को देखिए, ट्रायंगल बना हुआ है, हर एक 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ सेगमेंट जो आएगा ऐसे कुछ आएगा, तो आप कहाँ मिल रहा है, डबल सेगमेंट, सिर्फ सेगमेंट आपको मिलना चाहिए, ये होगा। और फिर इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये चीज आपका मैच हो गया, ठीक है। और इस तरह की चीजें मान लीजिए यहाँ पे भी रहती, तब हमें थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पे जाके चेक करना पड़ता है कि दूसरे पैटर्न मैच कौन वाला कर रहा है। लेकिन आपका बस यही पैटर्न है जो सबसे अलग है, आप शुरुआत में ही आप इसे अलग कर लीजिए, जिससे आपका आंसर निकल जाएगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए, इसमें क्या है कि जाहिर सी बात है, एरो कुछ इस तरह से निकल रहा होगा इसमें, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। चलिए भैया, हमने 2 छांट में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जाना, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन में आपने शुरू में 1 कर दिया, तो आपको 3 ही ऑप्शन देखने हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन देखने हैं, आप शुरू में ही आपसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपको सिर्फ 2 ही देखना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे ऑप्शन, 2। अब यहाँ पे देखिए, 2 2 में 4, 2 के 6, 2 चौके 8, ठीक। तो ये टेबुलर फॉर्म में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 2 4 6 8, तो यहाँ पे 10, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 16 सेटिस्फाई कर रहा है उस चीज को। तो कुछ ऐसा देखिए जहाँ पे आपको 10 और 12 मिले, पहले 10 फिर 12, तो कहाँ मिल रहा है आपको, वो 22 में मिल रहा है, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वन ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें फिगर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिगर है आपका, कुछ एक साइड ये है ज्यादा, मतलब ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ पे जो ऊपर हमें देखना है, तो ये वाला जो है ये भी कुछ नजदीक में कहीं क्लोज होगा,
तो नजदीक में क्लोज कहाँ दिख रहा है? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बस यही बच रहा है। तो यहाँ पे भी आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। आपको पूरे फिगर में हर एक लाइन्स को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ आंसर होगा डी होगा। ठीक, अब इसको कंप्लीट करिए। यहाँ पे भी ये है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप फिगर कुछ ऐसे बनाने का प्रयास करिए। तो ये लाइन जो है ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर ये लाइन ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे ही बनेगा। आप इसमें देखिए कहाँ वो चीज सेटिस्फाई कर रही है। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, बस इसी में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा। नाउ मिरर और वाटर इमेज, ठीक है, इसमें कई बार एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, डिलेमा में चले जाते हैं। ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व करिएगा तो मिरर इमेज मतलब क्या है? वो बस ये है कि वो वर्टिकल इमेज, ठीक है, और वर्टिकल को जब हम हॉरिजेंटल कर दे रहे हैं तो हमारा वाटर इमेज बन जा रहा है। ठीक है, बस इतना। आप यदि आपको तो इसको चेक करना हो, ठीक है, आप मान लीजिए आप कोई मिरर, सपोज ये मिरर इमेज का सवाल है, ठीक, आप इसको वर्टिकल कर दीजिए, आप इस ग्राउंड पे कर दीजिए, लेकिन ये हो गया मिरर इमेज। अब इसको मिरर इमेज के, इसको वाटर इमेज हो गया, ये वाटर इमेज के हिसाब से इसको बनाइए और फिर से इसको ऐसे कर दीजिए, आपका आंसर दोनों में सेम आने वाला है। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है, लेकिन चूंकि हमको एग्जाम में तो ऐसा नहीं करने को हो सकता है कि कोई कर भी दे, ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट यहाँ पे याद रखिए, जो हमारा जो मिरर इमेज जो होता है ना, मिरर इमेज में क्या होता है कि जो कोई मान लीजिए कोई भी इमेज बन रहा है तो उसका ऊपरी भाग और ये निचला भाग दोनों ही सेम होता है। तो उसका बदलता क्या है? ये वाला भाग और ये वाला भाग, लेफ्ट और राइट भाग, उसका दाएं और बायां भाग बनता है। ठीक, वही, लेकिन यदि हम वाटर इमेज की बात करेंगे तो वाटर इमेज में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें दायां और बायां भाग, ये वाला भाग कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज होगा आपका ये ऊपर और नीचे वाला भाग। ठीक है, टॉप एंड बॉटम चेंज वाइल लेफ्ट राइट रिमेन सेम। ठीक है, दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है मिरर इमेज में कि जो पार्ट, एक मान लीजिए एक आपका इमेज रखा हुआ है मिरर की उस पार, जो भाग उसका जितना नजदीक है, इमेज फॉर्मेशन में भी वही भाग उतना क्लोज होना चाहिए। जो भाग जितना दूर है वो वही भाग उतना दूर भी होना चाहिए। आप देख सकते, यहाँ पे देखिए यू, यू क्या है? यहाँ से दूर है, मिरर से दूर है, तो इधर भी देखिए यू मिरर से दूर है। के नजदीक है तो के नजदीक है। ये तो हमारा अल्फाबेट स्तर पर देखते हैं, या पार्टिकुलर जो नंबर है उस स्तर पर, और उस नंबर का फॉर्मेशन शेप एंड साइज भी उसी तरह होना चाहिए। मान लीजिए इसका ये वाला पार्ट देखिए, ये मिरर के नजदीक है, तो जो इमेज बनेगा तो वो भी इधर नजदीक होगा, ये वाला पार्ट इधर नजदीक है। ठीक है, इस पार्ट को हम ऐसे नहीं कर सकते, इस पार्ट को हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट का मिरर इमेज आपको लिखा गया है, लेकिन आपको यदि कंसेप्ट पता चल जाएगा तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है इसे देखने की आवश्यकता है तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अब सपोज ए का तो चलिए कुछ चेंज नहीं होगा, आप इसको लिख के देख सकते हो। चलिए मैं बी का फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा मिरर, ठीक है, बी हमारा किधर है? इधर है। तो हमने क्या बताया कि इसमें टॉप और बॉटम सेम रहेगा। ठीक है, टॉप और बॉटम सेम रहेगा और लेफ्ट और राइट सीट चेंज होगा। और उसमें भी फिर कैसे होगा? जो पार्ट इधर है, जो क्लोज है, वो इमेज फॉर्मेशन में यूज नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट है इधर, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इधर जब करेंगे तो ये वाला पार्ट भी इधर ही होगा। ठीक, फिर ये वाला पार्ट तो दूर है, मिरर से दूर है, तो ये वाला पार्ट भी ऐसे होगा। देखिए यहाँ पे आंसर क्या है? बी है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई नंबर को लेंगे, सपोज हमने, चलिए कुछ डिफिकल्ट नंबर को लीजिए, कुछ, चलिए हम 4 को लेते हैं। ठीक है, 4 है, 4 को देखिए, फिर टॉप और बॉटम पार्ट तो सेम रहने वाला है, लेकिन ये पार्ट इधर निकला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे भी ये पार्ट इधर निकलेगा। ठीक है, ये पार्ट ऐसे जा रहा है, यानी ये पार्ट क्या कर रहा है? दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, या फिर बोलिए कि इस खास पॉइंट से नजदीक क्यों जा रहा है, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे दूर ले लेंगे इसे। ठीक है, और फिर इसको ऐसे कर देंगे क्योंकि ये पार्ट इधर खिंचा हुआ है, तो ये पार्ट इधर खिंचा हुआ होगा, तो ये देखिए आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने इसको एक जस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आई होप मैं आपको समझाने में मतलब सफल रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर आधारित हम कुछ सवालों को देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो हमारा सवाल है, इसमें हमें बताना है मिरर इमेज, ठीक है। आपको जब भी वर्टिकल लाइन दिखे तो यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझ जाना है कि वो आपको मिरर इमेज की बात कर रहा है, ठीक है। जब भी आपको हॉरिजेंटल लाइन दिखे यानी सोया हुआ लाइन दिखे तो आपको ये समझ जाना है कि वहां पर वो आपको मिरर, वहां पे आपको वाटर इमेज की बात कर रहा है, ठीक। दोनों का कंसेप्ट भी हमने आपको बता दिया कि मिरर इमेज चलिए आइए, ठीक है। मिरर इमेज में इस इमेज का फॉर्मेशन सेम ही होगा, ठीक है। वैसा जो भी ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, जिसको दो टुकड़ों में बांटने पर, ठीक है, दो टुकड़ों में बांटने पर वो भी कैसा, तो टॉप टू बॉटम वर्टिकली वो सेम हो, यानी एलएचएस और एलएचएस दोनों उसका बराबर, ठीक है। तो वो जनरली इमेज फॉर्मेशन में भी वैसे ही बनेगा, ठीक। इसका देखिए आप इसको बांटिए दोनों सेम मिलेगा, लेकिन यही यदि इसको हम ऐसे कर देते हैं, अब इसको आप ऐसे बांटिए तो क्या दोनों तरफ ये सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तो ये होगा एज इट इज रहेगा, तो एज इट इज कहाँ दिख रहा है, आपको तीन ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये तो शुरू में ही आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा, फिर इसको साथ इमेज में आइए, चूंकि हमने क्या बोला टॉप और बॉटम सेम रहने वाला है, तो नीचे की ओर तीर झुका हुआ है, तो यहाँ पे भी वही एरो वैसे ही रहेगा नीचे की ओर। नीचे की ओर किसमें हमारे पास ऑप्शन क्या था, बी सी डी बचे हुए थे, क्योंकि हमने ए को शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया पहले फिगर को आइडेंटिफाई करते वक्त, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करते वक्त इसमें देखिए नीचे की ओर झुका हुआ है, डायरेक्शन है तो ये और ये, तो ये सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बचा ये तीसरा, ये देख रहे हैं ये मिरर से दूर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे जो मिरर से दूर की ओर ही जाएगा, तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा सिर्फ यही है जिसमें मिरर से दूर की ओर जा रहा है, ठीक। और ये तो हमारा उस हिसाब से बी भी एलिमिनेट हो गया, तो अब हमें इस चौथे फिगर को देखने की आवश्यकता भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास समय बचेगा, आप रिविजन कर रहे हो तब आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि उतने सक्षम हो कि नहीं तुरंत से मैंने देख लिया तो देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ तक भी आप यदि स्टेप वाइज कवर कर रहे हो तो आपको लास्ट फिगर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। अब सूत्र क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हमसे मिरर इमेज पूछ रहा है। अब इस मिरर इमेज में डॉलर साइन यहाँ पर सबसे नजदीक एक होने, तो चलो भैया डॉलर साइन तो यहाँ आ जाएगा, एक ये हो सकता है कि ये हो सकता है, लेकिन हमने क्या बताया था कि इसमें टॉप बॉटम किसी भी चीज का हमें ये देखना है कि उसका कौन सा हिस्सा नजदीक है कौन सा हिस्सा दूर है। तो हमने पहले तो ये देखा कि डॉलर साइन अपने आप में नजदीक है, लेकिन डॉलर की बनावट में फिर हम इसको देखना है, ठीक है। इसका ये जो घुमावदार वाला पार्ट है, ये वाला इधर नजदीक है, वो आपको किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो चलिए डी डी सर इस फिगर से तो क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह का कुछ बना हुआ है, ये एरो देखो, एरो कैसे जा रहा है, एरो यहाँ से वो दूर जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको जो इमेज बनी तो वहां वो दूर जाता है वो नजर दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो हमारा ऑप्शन ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये एरो नहीं दिख रहा, ये लाइन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन होगा डी। इसके आगे हमारा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी अपनी सहूलियत के लिए आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर गलती मिले तो आप डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक। ये मैंने आपको छोड़ा है। अब देखिए अब यहाँ पर सवाल आता है मिरर इमेज, सॉरी इट्स इज वाटर इमेज। वाटर इमेज में हमने क्या बताया था, चीजों को हमें टॉप और बॉटम पलट जाता है सिवाय उसका जो साइड है वो सेम ही रहता है, ठीक। तो इसको आप पलटिएगा अभी, मान लीजिए इसको पलटिएगा अभी, तो टॉप और बॉटम यहाँ पे पलट रहा है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो पहला में तो डी ही मिलेगा, वो पहला डी किसमें इसमें, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। दूसरा यू, यू ऐसे ऊपर की ओर खुला हुआ है, तो नीचे में क्या आएगा, नीचे जब आएगा तो वो नीचे की ओर खुला हुआ मिलेगा, तो डी के बाद यू आना चाहिए, तो बस हमारे यहाँ पे ए होगा। अब इससे ज्यादा हमें देखने की आवश्यकता नहीं, सोचिए हम नहीं भी तो कम से कम 15 से 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड भी हमने सवाल में बचा लिया, ठीक है। और जॉब के लिए काफी मायने हो सकते हैं, आप इतने ही में आपको सकता है कि आपकी अच्छी स्पीड है तो आप 2 सवाल तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो एक सवाल तो आप डेफिनेटली कर लोगे इस लेवल पर रहेगा, ठीक। क्वेश्चन 4,
क्वेश्चन फॉर्म में देखिए, ये आपको फिर से मिरर इमेज बोल रहा है। इसमें क्या है, तो एक डब्बा का मतलब आकार है, आकृति है। अब इसमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो शीर्ष है, टॉप है, ये मिरर से दूर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है किसमें किसमें दूर जाता हुआ दिख रहा है, एक इसमें, एक इसमें, और इसमें भी। दूसरा ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन इससे नजदीक आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे भी देखिए कौन ऐसा कर रहा है ऐसा, तो यहाँ पर वो आपको दिख रहा है, आपको सी में भी दिख रहा है और ए में भी दिख रहा है। अब इससे ये लाइन जुड़ा हुआ है, ये देखिए किसमें है, सब पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब कड़ा टक्कर देखने को मिल रही है। अब एरो को देखते हैं, मतलब पहले तो पूरे संपूर्ण फिगर को हमको देखना है, तो उस फिगर के अंदर हर एक लाइंस जो बने हुए, जो भी सेक्शंस बना हुआ उसको देखते हैं। एरो यहाँ पर पहला एरो मिरर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसमें भी इमेज फॉर्मेशन में भी पहला जो होगा वो मिरर की ओर जाता हुआ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। उस लिहाजा से यहाँ पर ये चीज मिल रहा है, इसमें तो ये दूर जा रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। और ये सभी एसएससी के सवाल पूछे गए, अच्छे लेवल का सवाल पूछता है एसएससी। ये मिरर इमेज आपको पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या हमने बताया था, तो उसका जो कंपोनेंट है, अल्फाबेट है या फिगर है, उसमें देखिए एस यहाँ पे सबसे पहले नजदीक है, तो ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन रहता है जिसमें आपको टी पहले ऑप्शन में दिख जाता है। ठीक है, सपोज टी से शुरुआती होती है ऑप्शन, या आर से या डब्ल्यू से, तो हम उसको देखते ही खारिज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एस खोजना है, तो एस तो भैया सब में ही दिख रहा है प्रथम दृष्टिया में, तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, एस के शेप और उसके बनावट को देखेंगे। तो एस का मुंह, जो ऊपर वाला मुंह है वो मिरर पे खुला हुआ है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि मिरर पे खुला हुआ रहे, तो वो आपको ए में तो नहीं मिल रहा है, तो आपको बी सी डी तीनों में मिल रहा है। तो चलिए ये तो सब में समान है। अब मूव करते हैं 5 की ओर। 5 में ये लाइन इसकी ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो टॉप और बॉटम तो सेम ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए आप, वैसा इसमें ए तो एलिमिनेट हो चुका है, और वो बी, सी और डी, ये तीनों में सेम है, तो चलो ये भी गया। जी को देखते हैं। ठीक, जी का जो ये जो फेस है, ये मिरर की ओर होना चाहिए, यहाँ पे तो चलिए मिरर से दूर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। चलिए नेक्स्ट वन इज 2। टू का जो मुंह है वो मिरर से दूर जा रहा हुआ दिख रहा है, देखते हैं, तो 2 का मुंह यहाँ पे खोजिए जो मिरर से दूर जाता हुआ दिख रहा होगा, तो ऐसा आपको इसी में दिख रहा है। अब इससे आपको ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अभी 2 बचे हुए थे और डी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वहाँ पे 2 आपको मतलब एज इट इज लिखा हुआ है, और हमने आपको बताया था कि लेफ्ट राइट में चेंज होते ही होते हैं, किसी मिरर इमेज में। हमारा आंसर होगा यहाँ पर सी होगा। ठीक, अब आ जाइए पुजल, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेसन्स दैट रीजनिंग है। ठीक है, और एसएससी और रेलवे में जब पुजल को पूछता है तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जनरली इसको इंट्रोडक्शन अभी हाल के सालों में हुआ है, लेकिन बैंकिंग का ये फेवरेट सवाल है, या बैंकिंग का फेवरेट चैप्टर में से, और वहाँ पे अच्छे अच्छे लेवल के आपको पजल भी पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर पजल पूछ रहा है ए बी सी डी ई एफ लाइव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, हमें ध्यान रखिएगा हम पजल का, और इसको थोड़ा सा मैं आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पजल का सवाल पूछता है तो आप इसको आराम से आप बनाइएगा, तो बन जाएगा। अब कहीं आपने इसमें चूक हुई, छूट हुई, आपको कुछ छूटा, तो फिर आप इसमें उलझ कर चले जाइएगा, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड होता है, और कई बार इसको मतलब पढ़ के इससे इंफॉर्मेशन निकालने में ही हमें मतलब परेशानी आती है। इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया, ठीक है, समराइज कर दिया, उसके बाद तो हम सवाल को आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, हमारा 50% काम इससे इंफॉर्मेशन निकालने में, या फिर मोर देन दैट। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ
ये ऐसे अल्फाबेट हैं जो कि 6 डिफरेंट फ्लोर में रहते हैं, ठीक है। ए बी सी, और ध्यान रखिएगा मैं आपको यहाँ समझाने के लिए मैं एक में रब कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं और माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में वही आगे निकलता है जो कम से कम रफ करता है और अधिक से अधिक करेक्शन वो माइंड में ही करने में सक्षम हो पाता है, ठीक है। तो इतना तो पता है, हमारे पास 6 कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक। और 6 डिफरेंट फ्लोर में रहते हैं। फ्लोर हमने बना लिया। फ्लोर मतलब क्या होता है? तल्ला। 1 2 3 4 5 6, ठीक। फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, और इसका नंबरिंग भी बताया गया है कि जो सबसे लोअर वन है दैट इज वो 1 है, ठीक। देन उसी तरह से 2 3 4 5 और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? 6, ठीक। टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6। चलो ये हो गया। ये लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, तो उसमें से जो ई जो है वो ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे बता दिया है कि उसका एक कंडीशन आपको बताया गया है कि ई जो है ये ऑड फ्लोर में रहेगा, लेकिन अब उसमें भी कंडीशन डाल दिया गया है। मतलब कंडीशन के अंदर सब कंडीशन आप समझ सकते हैं कि जो 5 नंबर का जो ऑड है उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि 5 क्या अपने आप में ऑड है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या क्या जगह बचा, तो या तो आपको इसमें रहेगा या तो आपको इसमें रहेगा। अब हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। जहां भी आपको आपको जो पॉसिबिलिटी होता है उसको आप एक कॉलम के अंदर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल जो वर्डिट निकल गया है, पॉसिबिलिटी मान लीजिए डिफाइंड हो गया कि नहीं, पॉसिबिलिटी खत्म है, अब यहाँ से ये निश्चित है, तो उसको आप फाइनल कंक्लूजन, फाइनल जो रिजल्ट है उसका जो टेबल है उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। और उसके बाद बाकी के जो आंसर है उसका सवाल दीजिए, मतलब जवाब दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है ओनली 1% लिव्स बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1% होता है, ठीक है भैया। ये या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक। यदि यहाँ होगा तो भी इसके अंदर 1% आ सकता है, यदि यहाँ होगा तो भी हो सकता है, यानी ये आपस में। अब सी सी यहाँ पे हमें क्लियर नहीं चल रहा है पता। ओनली 1% लिव्स बिटवीन ई एंड सी, ये तो हमने देख लिया। डी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। डी जो है वो एफ के जस्ट इमीडिएटली अबव रहता है। कौन? डी, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा सीन रहेगा, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो इनका होगा डी और एफ का। इमीडिएटली अबव एफ। डी और एफ, तो जाहिर सी बात है डी और एफ तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे या तो ये रहेगा या तो यहाँ सी रहेगा, तो ये तीनों पोर्शन तो गया। डी और एफ यहाँ कहीं रह सकता है या फिर कोई यहाँ रह सकता है, ठीक। डी लिव्स इमीडिएटली, बी लिव्स ऑन ए लोअर फ्लोर देन सी। बी जो है वो सी से निचले फ्लोर पर रहते हैं। अब मान लीजिए सी से निचले फ्लोर में बी रहता है। अब इसको सेट करने का कोशिश करिए कि सी या तो यहाँ है 3 में या तो 1 में। यदि वो सबसे निचले फ्लोर पे है, 1 में है, तो उससे नीचे तो कुछ है नहीं, अंडरग्राउंड की तो बात हमें कहीं नहीं जा रही है। सी हम पक्के हो गए कि सी का पक्का हो गया कि सी भैया 3 में रहेगा, तभी उसके नीचे बी रहेगा, और इन दोनों के बीच सी और ई के बीच में एक का आप बैक ऑफ द इंफॉर्मेशन चेक करिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ई और सी। बी लिव्स ऑन लोअर फ्लोर देन सी, ये भी हो गया। ए डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ए जो है टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है। ए जो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, तो चलिए यहाँ से निकल गया कि ए यहाँ नहीं रहता है, तो ए जाहिर सी बात है कहाँ हो सकता है? 5 में होगा या 4 में होगा। लेकिन हमारा एक कंडीशन बचा हुआ है जिससे हमने सेट नहीं करा है कि डी जस्ट मतलब अबव द एफ है। यदि ए को आप मान लीजिए यहाँ रख दीजिएगा तो क्या डी एफ के ऊपर तो रहेगा लेकिन जस्ट अबव होगा, ठीक है। तुरंत अगले फ्लोर पे रहेगा? नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे? डी को यहाँ रखिए, एफ को यहाँ रखिए और ए का यहाँ रखिए। अब इसके बाद फिर से बारी बारी से आप सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए और मिला लीजिए, ठीक है। जैसे कि फ्लोर का नंबरिंग ठीक है,
यहाँ पे बोला गया ई लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है, ये कहाँ पर रह रहा है भैया, 1 पे रह रहा है, लेकिन नॉट ऑन फ्लोर नंबर 5, ठीक है। 1% लिव्स बिटवीन ई एंड सी, ठीक है, ठीक है। डी लिव्स इमीडिएटली अबव, डी जो है एफ के इमीडिएटली ऊपर रहता है, वो भी सही है। बी लिव्स ऑन लोअर फ्लोर देन सी, बी जो है कहीं निचले फ्लोर में रहता है सी के मुकाबले, यहाँ पे ये भी आ गया। ए डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ए टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, इसका जो आंसर होगा दैट इज डी, ठीक। तो इस तरीके से आपको पजल को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग एक और सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 6 बॉक्सेस लेवल ए बी सी डी एंड एफ, ठीक है भैया, 6 बॉक्सेस है ए बी सी डी ई एफ, अरेंज वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन्हें भी वर्टिकली अरेंज किया गया टॉप टू बॉटम, 1 2 3 4 5 6, ठीक। द टॉप पोजीशन इज कंसीडर्ड द फर्स्ट पोजीशन, इसमें उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था कि लोअर मोस्ट फ्लोर 1 था, ठीक है, यानी वो नीचे से ऊपर हम जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, जो नंबरिंग बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, नंबरिंग ऊपर से नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 6, हर एक चीज को आप एक डायग्राम में बगल में सेट कर लीजिए, तभी ये पजल बनते हैं, ठीक। बॉक्स एफ इज प्लेस इमीडिएटली अबव ई, बॉक्स एफ जो है वो ई के जस्ट इमीडिएटली अबव है, यानी इन दोनों का फ्लो जो होगा एकदम एक के ऊपर एक होगा, इनके बीच में कोई नहीं होगा, ठीक। इसको किनारे हमने लिख दिया। फिर है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3 बॉक्सेस है, ठीक है। चलो भैया, टोटल कितने बंदे हैं, 3 3 6, देखिए असल में देखा जाए तो यहीं पर चीजें आके सेटिस्फाई हो जा रही है, एक और यहाँ पे मिल गए, और ए और उन दोनों के बीच में, बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, यानी यहाँ से 4 3 5 to 7, बॉक्स एज एबव बी, बॉक्स एज जो है एबव बी है, वो भी सही है। देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में सिर्फ एक बॉक्स, तो ए बी को आप जहां भी हम सेट करेंगे, मान लीजिए हमने ए को यहाँ सेट करा, 1 2 3 छोड़ने के बाद बी आना चाहिए, ठीक। और एफ जो है जस्ट अबव बी है, यहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा है। देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन ई एंड सी, देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन ए एंड बी, देयर इज बॉक्स ए अबव बॉक्स बी, ठीक है। देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में सिर्फ एक बॉक्स, तो इसको हम लोग कहीं मान लीजिए यहाँ सेट कर सकते हैं, एफ तो हमने यहाँ रख लिया, ई और डी बोल रहा है ना, एफ ई, यहाँ डी हो जाएगा, ठीक। यानी देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन ई एंड सी, 1 2 3, सी हो जाएगा। बॉक्स इज प्लस प्लस सेकेंड लास्ट पोजीशन, बॉक्स देखिए, बॉक्स एक चीज, जिस भी चीज का फिक्स पोजीशन हो ना, उसको तो जरूर लिख लीजिए, उसके रेफरेंस में आपको बाकी सारे आपके पजल सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे वो कौन सा लाइन है, बॉक्स ई इज प्लेस्ड एट द सेकेंड पोजीशन, ठीक, यानी बॉक्स ई जो है वो कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर। अब इसके रेफरेंस को लेकर हम लोग चीजों को सेट कर देंगे। बॉक्स इज प्लेस्ड एट द सेकेंड लास्ट, अच्छा सेकेंड लास्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, सेकेंड लास्ट, यानी
ए और सी के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3, सी कहीं यहाँ पर होगा। अब इसको आप चेक कर लीजिए, क्या हर एक जो पजल में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया क्या वो इस फाइनल वर्डिक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक, यहाँ पे सवाल का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस प्लेस्ड इमीडिएटली अबव डी, डी के जस्ट ऊपर कौन सा एट्रीब्यूट विल बी ए, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ए होगा। इसी तरह से बाकी सवाल को भी देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का रैंकिंग को देख लेते हैं। हमने पजल देख लिया, अब हम लोग देखते हैं रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग पर भी सवाल पूछे गए हैं कुछ पिछले वर्षों के हाईकोर्ट के एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे कि एक आपका आ जाता है यहाँ पर, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इन ए क्लास 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, और वो सभी एक लाइन में खड़े हैं और फेसिंग नॉर्थ। तो ये हमारा लाइन हो गया नॉर्थ, यानी ये हमारा ये हो गया नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट हो जाता है, ये आपका वेस्ट हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है। ठीक है, नेहा स्टैंड फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड मतलब ये वाला राइट एंड है। नेहा इस साइड से कितनी नंबर पर आती है, 10 फ्रॉम राइट एंड। ठीक, आप इधर से मान लीजिए कहीं पर भी काउंटिंग करते करते यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 10 क्या है, राइट हैंड से काउंट करने पर है। ठीक है, वाइल जो नलिन जो है वो 12वें नंबर पर आती है जब उसको लेफ्ट हैंड से काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और टोटल हमको यहाँ पर दे दिया गया कि 20 स्टूडेंट्स हैं और ये 10वें नंबर पर आती है, तो यानी जाहिर सी बात है इस 10 नंबर के बाद भी आगे 11 12 13 करते करते 20 तक जाएगा, यानी यहाँ पर भी कुछ 10 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि नलिन जो है 12वें नंबर पर है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10 तक तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक, यानी 11वें नंबर पर जब हम पहुंचेंगे तो वो बाएं नंबर से वो 10वां होगा। ठीक है, फिर बाएं नंबर से हम एक और आगे बढ़ेंगे 11वें नंबर पर तो 12वां होगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे जस्ट मिनट, यहाँ पे बोल रहा है कि नलिन जो है 12वें नंबर पर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड से आप काउंट करिएगा, 12वें नंबर पर है और इधर से आपका 10 आपका नलिन ने ले लिया है। ठीक है, 10वें नंबर पर, यानी उसके बाद सिर्फ और 10 ही स्टूडेंट होने चाहिए थे। ठीक, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर 11वें नंबर पर 10वें पर पहुंच जाएगी और 12वें नंबर पर होने पर वो उस नेहा से एक और मतलब श्रृंखला में वो आगे चली जाएगी। ठीक है, तो नलिन यहाँ कुछ होगा। अब इधर से या तो आप इसको राइट हैंड से और इसको काउंट कर लीजिए या लेफ्ट हैंड से काउंट कर लीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में कितने मतलब स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नेहा जो हमारा यहाँ पर कहीं पर इसका पोजीशन बन रहा था। ठीक है, 11 बजे यहाँ पर इसका कुछ पोजीशन बन रहा था और इसके बाद जस्ट बाद है नलिन, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जैसे सुनीता जो है वो टॉप करती है 10वें नंबर से, मतलब टॉप से जिसको गिनती उसका रैंक में देखा जाए तो 10वें नंबर पर आती है। चलो भैया ठीक है, लेकिन वही बॉटम से काउंट करेंगे तो 18वें नंबर पर आती है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, 10वां नंबर 10वां रैंक ऊपर से और 18वां रैंक नीचे से, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। तो इतना तो हमें पता चल गया है ना कि 18 से पहले 17 स्टूडेंट्स रहे होंगे या 10 से पहले या 9 स्टूडेंट्स रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो 10 को रेफरेंस ले लीजिए या तो 18 को रेफरेंस ले लीजिए। 18 के बाद आप कितने स्टूडेंट्स बच रहे हैं, 9 स्टूडेंट्स बच रहे हैं, तो 18 + 9 27, या 10 के बाद आपके कितने स्टूडेंट्स बच रहे हैं, तो 27, 17 बच रहे हैं 27, तो दोनों तरफ चेक हो गया। ठीक है, अब ये वाला सवाल भी उसी तरह बनेगा। ये सवाल देखिए कंपैरिजन वाला सवाल है। ठीक है, स्पीड ऑफ 5 कार्स दिया हुआ है C5 तक। ठीक है, C1 जो है वो स्पीड जो C1 है, मतलब स्पीड को यहाँ पर डिनोट किया गया C1 C2 से, स्पीड जो C1 है वो सिर्फ एक कार से ही ज्यादा है। तो 5 हमने कॉलम बना लिए, 1 2 3 4 5, और C1 जो है सिर्फ एक से ज्यादा है, यानी जाहिर सी बात है निचले से हम गिनना शुरू करेंगे, सबसे कम स्पीड जिसका होगा उससे बस उसका ज्यादा है, यानी वो निचले से दूसरे नंबर पर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, क्योंकि उससे नीचे बस एक ही है। ठीक है, यानी उसका जो C1 जो है वो सेकंड लोवेस्ट। ठीक है, स्पीड ऑफ C5 इज मोर देन 4 कार्स।
C5 जो है ये 4 कार्ड से इसका जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो टोटल भैया 5 स्पीड हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि C5 का जो स्पीड है वो 4 से ज्यादा है, मतलब 4 स्पीड से ज्यादा है, 4 जो अलग अलग स्पीड दिए गए हैं, तो 5वां नंबर तो हमारा C5 ही हो जाएगा, टॉप में तो C5 चला गया। ठीक, नेक्स्ट वन, स्पीड ऑफ C4 इज मोर देन C1। स्पीड ऑफ C4 जो है वो C1 से ज्यादा है। चलो भैया C1 से ज्यादा है, अब C1 से ज्यादा है तो यहाँ 2 जगह बच रहा है, तो यहाँ पे ये भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे कि खाली बस इतना ध्यान में रखेंगे कि C1 से ज्यादा है। ठीक, बट लेस देन C3, लेकिन ये भी दे दिया कि C3 से कम है। अब टॉप पे तो भैया C5 आपने रख दिया है, उसका फिक्स हो गया है। ठीक है, तो अब ऐसा हमें रखना है कि C3 से कम हो, C1 से ज्यादा हो, तो एक ही पोजीशन बचता है ये, तो यहाँ पे आपका C4 रखना पड़ेगा। ठीक, तो लास्ट में हमारा क्या बच गया, C2 हमारा लोवेस्ट में आ जाएगा। तो अब आपको सवाल पर, अब इसी से आपको बहुत सारे सवाल पूछ सकते थे कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, C5 का है, सबसे कम स्पीड किसका है, तो C2 का है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी कार्स इज लेस देन द स्पीड ऑफ C3, C3 से कम कितना स्पीड है, कि कुछ 3 स्पीड है। ठीक, अब इसी तरह से एक और सवाल ले लेते हैं और इसी प्रकार से हमारा ये रीजनिंग यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, या फिर और यदि क्वेश्चन करते हैं, हाँ लेकिन एक बार फिर से इनइक्वालिटीज का आप लोग जरूर अपना सा मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 7 फ्रेंड्स जो है यहाँ पे दिया हुआ हाइट का कंपेरिजन करना है। ठीक, अब हाइट को मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। The tallest person stand on the right and the shortest on the left. अच्छा सॉरी, ये आपको कॉलम में, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है राइट लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 6 7, यही 7 है फ्रेंड्स होंगे। बोल रहा है कि द टॉलेस्ट पर्सन जो है ऑन द राइट साइड है। चलो भैया इधर जो भी है वो कोई टॉलेस्ट पर्सन है। ठीक, एंड द शॉर्टेस्ट ऑन द लेफ्ट, शॉर्टेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड, शॉर्टेस्ट इधर है। ठीक, ओनली 3 फ्रेंड्स आर टॉलर देन O, सिर्फ 3 फ्रेंड्स ही हैं जो कि O से टॉलर है। 3 फ्रेंड्स ही हैं जो O से टॉलर है। तो 1 2 3, यहाँ पे हम O को रखेंगे तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि O से 3 ही फ्रेंड टॉलर है, 1 2 3, सही है भाई। R इज शॉर्टर देन ओनली Q, R जो है वो सिर्फ Q से शॉर्टर है, Q से ही छोटा है। ठीक है, R जो है सिर्फ Q से छोटा है, तो मान लीजिए अब R को यहाँ रखिएगा तो क्या होगा, नहीं वो तो भैया सबसे बहुत से छोटा हो जाएगा। R को यहाँ रखिए, Q को यहाँ रखिए। ठीक, N is taller than both P and M, N जो है वो टॉलर है both P and M। ठीक है, N जो है वो टॉलर है both P and M but shorter than S। यहाँ पर हमारा 3 निकल गया, बचे 4 है। ठीक है, बोल रहा है कि R is shorter than only P, N is taller than both P and M। ठीक है, N को मान लीजिए आप यहाँ रखते हो, अब P और M कहीं यहाँ पर हो सकते हैं, बट शॉर्टर देन S। डेफिनेटली यहाँ पे भी बन जाएगा आपका। M जो है बोल रहा है वो टॉलर देन बोथ P एंड M। ठीक है, तो N को आपने यहाँ रखा, अब P और M को यहाँ रख दिया आपने। N टॉलर है P और M से, लेकिन शॉर्टर देन S है। एक जगह कौन सा खाली बच रहा है, S। तो अब ये भी इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोल रहा है कि हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन हो जाएगा, ये S। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये रीजनिंग का पार्ट 2 जो कंपाइलेशन वीडियो समाप्त हुआ। कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं बनाए उसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, और
इनइक्वलिटीज को एक बार फिर से बना जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इनइक्वलिटीज पर सवाल अच्छे पूछे जा सकते हैं। इनइक्वलिटीज inequality एंड नंबर सीरीज को अच्छे से देख लीजिएगा। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सभी स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।